नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं 22 जुलाई 22 खबर। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत तमाम अहम जानकारियों के साथ करेंगे और आपको बता दें कि हरियाणा में बनाए गए 8 नए उपमंडल। भवानीखेड़ा, मानेसर, जुलाना, नीलोखेड़ी को सब डिवीजन का दर्जा दिया गया है, तो वहीं नांगल चौधरी, इसराना, कलानौर और छछरौली भी शामिल किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस बीच जो सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि हरियाणा में 8 नए उपमंडल बनाए गए हैं। बड़ी अपडेट अब आपको बता दें कि जो नाम शामिल हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपके स्क्रीन पर भी लगातार चल रहे हैं कि जो 8 नए उपमंडल बनाए गए हैं तो इसमें कलानौर और छछरौली शामिल किए गए हैं। भवानीखेड़ा, मानेसर, जुलाना, नीलोखेड़ी जो है वो शामिल किए गए हैं। ये वो नाम है जो आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से 8 नए उपमंडल जो हैं वो अब प्रदेश में बनाए गए हैं। बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है लगातार। तो आपको बता दें कि मानेसर, जुलाना, नीलोखेड़ी सब डिवीजन बनाए गए हैं। तो हरियाणा में अब 8 नए उपमंडल जो हैं वो बनाए गए हैं। तो वहीं गुरुग्राम के एम्बियंस सोसाइटी में ओपी चौटाला के घर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की। इस दौरान ओपी चौटाला और नीतीश कुमार के बीच सवा घंटे बातचीत हुई है। तो नीतीश कुमार ने कहा है कि मेरी मुलाकात ओम प्रकाश चौटाला से सिर्फ शिष्टाचार भेंट है। तो वहीं ओम प्रकाश चौटाला ने कहा है कि नीतीश के साथ मेरी अच्छी मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार से जनता बेहद परेशान है। नीतीश कुमार जी से हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं, इसलिए दिल्ली में जब वो आए तो स्वाभाविक है वो हमसे मिलके जाएंगे। मुझे अगर बिहार जाना पड़े तो मैं नीतीश से मिलके आऊंगा। राजनीतिक लोग जब आपस में मिल करके बैठते हैं तो स्वाभाविक है राजनीतिक चर्चा होती है। नीतीश जी मेरे पूज्य पिता चौधरी देवीलाल जी के पवित्र जन्म दिवस पर हम जो सम्मान दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया करते हैं उसमें नीतीश जी भी आएंगे। हम लोगों का बातचीत और एक ही व्यू है, हम लोगों का सबको मिलकर के आगे बढ़ना है, सबको तो है ही एक ही व्यू है। अखिलेश जी का भी महत्वपूर्ण योगदान, बड़ा स्टेट है यूपी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या चर्चा है? ये सब यूपी का आगे और नेतृत्व करेंगे, जान लीजिए। हम लोगों का बात तो यहां पर आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात की है। ओम प्रकाश चौटाला के आवास पर यह मुलाकात हुई है। तो वहीं जिस तरीके से आपको बता दें कि इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। वहीं गुजरात में कांग्रेस के द्वारा की गई रैली में राहुल गांधी ने मंच से 8 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें आमजन को दामों में छूट और सब्सिडी देने और किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिस पर अनिल विज ने सभी नेताओं को सलाह देते हुए कहा है कि सभी नेताओं को रेवड़ियां बांटनी बंद करनी चाहिए और अगर रेवड़ियां बांटनी ही है तो पूरा बजट पेश करें कि इतना पैसा लाएंगे कहां से और पैसा जाएगा कहां। ये सब नेताओं को रेवड़ियां बांटनी बंद करें और अगर उन्होंने बांटनी है तो पूरा बजट पेश करें कि पैसा आएगा कहाँ से और पैसा जाएगा कहाँ से, ताकि जनता ये जान सके कि हाँ ये जो मुफ्तखोरी बांटी जा रही है ये दी भी जाएगी या नहीं दी जाएगी। जनता के सामने पूरा रिकॉर्ड रखें, खाली अपनी घोषणाएं मत रखें। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दिल्ली में राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखने का स्वागत करते हुए कहा कि इसे जिम्मेवारी का एहसास होता है। हरियाणा में केजरीवाल के दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने अपनी पार्टी आगे बढ़ानी है तो सदस्यता संख्या बढ़ानी है तो दौरे करने पड़ेंगे। वहीं ईडी की छापेमारी को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर आप निर्दोष हैं तो साफ बच निकलेंगे। बात है, राजपथ को अगर कर्तव्य पथ का नाम दिया तो मैं समझता हूँ अच्छा है। इससे जिम्मेदारी का एहसास होता है कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक। नहीं, दौरे करना तो देखिए हर एक राजनीतिक पार्टी का
अधिकार भी है और मैं समझता हूँ उसकी ड्यूटी भी है। अगर उसने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना किसी व्यक्ति को, तो मेंबरशिप भी करेगा और दौरे भी करेगा, लोगों के सामने अपनी बात भी रखेगा। तो इसमें कोई गलत नहीं है, कुछ भी ठीक है, करने चाहिए दौरे, क्या दिक्कत है। कोई राजनीति नहीं है। देखिए ईडी किसी के अंडर नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र संस्था है और जहाँ उनको कहीं कमी नज़र आती है तो वहाँ वो चेक करते हैं। और अगर मान लीजिए आप निर्दोष हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें साफ निकल के आएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हरियाणा दौरा 7 और 8 सितंबर को है। हरियाणा के हिसार पहुंचकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल सोनाली फोगाट के परिजनों से मुलाकात करेंगे। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। मुलाकात के बाद केजरीवाल आदमपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आपको सबको नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले हमने एक कैंपेन चालू किया था, एक मूवमेंट, मेक इंडिया नंबर 1। 130 करोड़ लोगों का सपना है कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने। लोगों का प्रश्न है कि हमें आज़ाद हुए 75 साल हो गए, फिर भी भारत पिछड़ा क्यों रह गया? कितने देश हमसे आगे निकल गए? आज जब दुनिया में कहा जाता है कि भारत एक गरीब देश है, भारत एक पिछड़ा देश है, बहुत तकलीफ होती है। कल मैं वहीं सांसद कार्तिकेय शर्मा पृथला में विधायक नैनपाल रावत के निवास पर पहुंचे, जहां पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने विधायक नैनपाल रावत की बहन स्वर्गीय संतोष देवी के निधन पर शोक व्यक्त किया। इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने विधायक नैनपाल रावत और उनके परिवार को सांत्वना दी। आपको बता दें कि 4 दिन पहले विधायक नैनपाल रावत की बड़ी बहन का निधन हो गया था और परिवार से मुलाकात के दौरान की ये तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर हैं। इस बीच आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर विधायक नैनपाल रावत के घर सांसद कार्तिकेय शर्मा पहुंचे और किस तरीके से परिवार का ढाढ़स उन्होंने बढ़ाया, किस तरीके से परिवार को सांत्वना उन्होंने दी और परिवार के लोग भी सांसद कार्तिकेय शर्मा के बीच बैठे हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो वहीं जननायक जनता पार्टी की बठड़ा की विधायक और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला और हरियाणा सरकार में श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक ने डबवाली का दौरा किया। इस दौरान उन्हें कार्यकर्ताओं से अधिकारियों द्वारा काम नहीं करने की शिकायत मिली, जिसके बाद नैना चौटाला और अनूप धानक ने जमकर अधिकारियों की क्लास लगाई। नैना चौटाला ने एसडीएम और बीडीपीओ को जमकर लताड़ा। उन्होंने मंच के जरिए ही कह दिया कि क्या डबवाली में अधिकारी सीएम से बड़े हो गए हैं? डबवाली में सीएम और डिप्टी सीएम के काम भी नहीं हो रहे हैं। तो वहीं मंत्री अनूप धानक ने भी एसडीएम डबवाली को जमकर लताड़ते हुए अगले 3 दिन में सभी काम पूरे करने के निर्देश दिए। तो हमें ज्यादा समय न लेता हुआ तो वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कोसली के गांव मुमताजपुर में शहीद सिपाही धर्मपाल की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले शहीदों को याद किया और अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते हरियाणा समेत देश भर में बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है। तो पिछली बार भी लोग बदलाव चाहते थे, हरियाणा में भी, इसीलिए पूरे मंत्रिमंडल को भी हराया हरियाणा में लोगों ने, और इस बार भी लोग बदलाव चाहते हैं। अब तो बीजेपी और जेजेपी दोनों मिलके प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं। आज हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा हरियाणा क्राइम है, अपराध। तो ऐसी स्थिति में लोग पिछले 8 साढ़े 8 की सरकार से, प्रदेश सरकार से त्रस्त है, बदलाव चाहते हैं हरियाणा के अंदर, और हरियाणा कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं आशा भरी नज़र से। इसीलिए इतनी ज्वाइनिंग, आपने ज्वाइनिंग की बात करी ना, इसीलिए हरियाणा में इतनी ज़्यादा ज्वाइनिंग कांग्रेस पार्टी में हो रही है। वहीं नूंह जिले के पुन्हना उपमंडल के गांव शाहचौखा स्थित इस्लामी मदरसा में 11 वर्षीय छात्र समीर के मर्डर का मामला अभी तक उलझा हुआ है। मामले की जांच और आरोपियों का सुराग लगाने के लिए एसपी ने 6 टीमों का गठन किया है। तो वहीं मंगलवार को पुलिस कप्तान वरुण सिंगला
पिनगमा थाना प्रभारी के साथ मौके पर खुद जायजा लेने के लिए गांव शाहचौखा मदरसा पहुंचे। इस मौके पर एसपी ने 1 दर्जन मदरसों के बच्चों और उस्तादों और संचालकों से करीब 1.5 घंटे तक अलग अलग बातचीत करके हत्यारों का सुराग निकालने का प्रयास किया। गौरतलब है कि पिनगमा थाने के गांव तेड़ निवासी स्वर्गीय राहुल खान का 11 वर्षीय बेटा समीर खान शाहचौखा गांव स्थित दादा शाहचौखा दरगाह वाले मदरसे में उर्दू अरबी की करीब 1 साल से पढ़ाई कर रहा था। वह शनिवार शाम करीब 5 बजे अचानक गायब हो गया। उसे काफी तलाश किया गया। मृतक समीर का शव सोमवार को मदरसा के पास स्थित जामा मस्जिद के एक कमरे में मिला। परिवार वालों ने हत्यारे को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। जी, ये कल हमें सूचना मिली, एक बड़ी दुखद घटना घटित हुई जिसमें 11 साल के बच्चे की जो है अकाल मृत्यु हुई और काफ़ी संदेहजनक परिस्थितियों में मदरसा के अंदर ही वो जगह जैसे लग रहा था जैसे छुपाई गई है बॉडी, और बॉडी सड़ी हुई थी। इसका मतलब कि उसका डेथ पहले हो गई है, मर्डर पहले हुआ है। तो इस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है संबंधित धाराओं के अंदर, और हमारी सभी जांच इकाइयाँ वो लगी हुई हैं इसमें, ताकि हम जल्दी से जल्दी आरोपी तक पहुंच सकें। उसमें जितने भी हमारी स्पेशल यूनिट्स हैं और हमारे थाने की टीम है, सभी को हमने डिप्लॉय किया हुआ है और सभी पहलुओं में अलग अलग जांच कर रहे हैं। बोर्ड द्वारा हमने रिक्वेस्ट की है ताकि किसी प्रकार के एविडेंस जो है ना वो छूट ना जाए। हर प्रकार से बॉडी क्योंकि पुरानी भी हो चुकी थी, तो ऐसे में भी ये ज़रूरी था कि अच्छे से पोस्टमार्टम हो। देखिए, अभी हमारे संदेह के घेरे में सभी हैं, अंदर के बाहर के सभी तरह के, क्योंकि बच्चा बाहर भी गया था और अंदर भी उसकी डेड बॉडी मिली है। तो इस तरीके से दोनों ही हमारे शक के घेरे में है। हम जांच पड़ताल करने के बाद ही बता पाएंगे कौन व्यक्ति इसमें दोषी है। जिंद में बिजली निगम के घूसखोर कर्मचारी पर विजिलेंस की टीम ने शिकंजा कसा है। सहायक फोरमैन को विजिलेंस की टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सहायक फोरमैन ने मीटर बदलने की एवज में रिश्वत ली थी। विजिलेंस की टीम ने शिकायत के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। नीलोखेड़ी के कस्बे के दयानगर में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि युवती के स्वजनों ने धोखे से सोमवार की रात युवक को फोन करके घर के बाहर बुलाया। इसके बाद उस पर हमला कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और एसएफएल की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने स्वजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, जबकि कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की बात सामने आ रही है। जी, एक वाल्मीकि समाज का लड़का था और 5 बहनों पे इकल्ला भाई था जी। और 1 बजे के करीब मेरे को सूचना मिली जी। तो मैं यहाँ अस्पताल में देखकर उसकी डेथ हो चुकी। वो आगे पता नहीं, हमें बस ये बताया, मेरे को तो 1 बजे सूचना मिली अस्पताल में, तो उस टाइम ही तो इसके आगे देखे इसकी डेथ हो चुकी थी। मैं अपने दोस्त के गए थे जी, वहाँ खाने बैठे थे, वहाँ से आ रहे थे, आते सामने उनका लड़के थे जो थे भाई 4 थे, उसके भाई बुई थे। उन्होंने रास्ते में रोका नहीं, मेरे को गांडी गंडासी तलवार से वार कर दिया हमारे ऊपर। तो काकू उन्होंने फुल मारा जी गंडासी तलवार में, भाग के गया। उन दोस्तों को फोन किया, जब इतने वहाँ पहुँचे तो 10 कट हो गए, इतने में उन्होंने मार मुँह दे दिया उसको जी। रात हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि दयानगर में यहाँ पर झगड़ा हो गया, तो उस संबंध में ERV और अपनी पुलिस मौके पे आई थी। तो यहाँ पर जो डिसीज था वो काफ़ी छोटे थी, उसको पहले तरावड़ी एडमिट कराया गया, लेकिन वहाँ से रेफर करे फिर उसको करनाल एडमिट कराया गया, वहाँ पर जाकर उसकी डेथ हो गई। क्या कार्रवाई सर की? इसमें हमने 415 नंबर FIR दर्ज कर दिया, 302, 148, 323 और 302 में FIR दर्ज कर दिया। और जिनके ऊपर परिवार ने आरोप लगाया उनको कुछ को हमने हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है जी। वहीं फतेहाबाद में हुडा सेक्टर 3 के हाईवे मोड़ पर एक बड़ा हादसा हो गया। रोडवेज बस की चपेट में आने से महिला टीचर की मौत हो गई। महिला डोलावली सरकारी स्कूल में बतौर अध्यापिका कार्यरत थी। महिला जब हुडा सेक्टर से स्कूटी पर सवार होकर स्कूल की तरफ जा रही थी, वैसे ही वह नेशनल हाईवे पर चढ़ने लगी तो हिसार रोड की तरफ जा रही रोडवेज बस की चपेट में आ गई और बस ने स्कूटी को देखकर काफी ब्रेक लगाए, लेकिन फिर भी हादसा नहीं रुका और स्कूटी को कुछ दूरी तक घसीटते हुए बस लेकर गई, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। ये रोडवेज बस के साथ एक अनुपमान टीचर है गवर्नमेंट, उसका एक्सीडेंट हुआ है, केस रजिस्टर कर लिया गया और आगामी कार्रवाई की जा रही है। तो कहाँ ये हादसा हुआ और किस तरह से? ये हुडा सेक्टर 3 हिसार रोड पे हुडा सेक्टर 3 फतेहाबाद के पास हादसा हुआ। ये जो लेडीज है अनुपमा गवर्नमेंट टीचर,
ये अपनी स्कूटरी में जा रही थी, सामने से आई एक बस में टक्कर हो गई, हरियाणा रोडवेज की फतेहबाद डिपो की। तो कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई की जाएगी। ये रोडवेज बस के साथ। वहीं रोहतक में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। रोहतक जिले में जिंद रोड पर टिटौली पुलिस चौकी के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोर की थी कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने हॉस्पिटल जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार होकर रोहतक आ रहे थे और जबकि ट्रक जो है जिंद की ओर जा रहा था। पुलिस को सुबह 9:30 बजे AVR से अपने जो AVR हैं उनसे पता चला अभी 9:30 बजे अपने टिटोली चौक के पास हर्बल पार्क के सामने एक ट्रक और बाइक का एक्सीडेंट हुआ है। जो मौके पर पहुंचे, जिनको चोट लगी थी वो PGI में, PGI ने तीनों को पूरा डेड कर दिया। तीनों मोटरसाइकिल पर सवार थे। ट्रक ये अपने गांव 2 चिड़ी के थे, एक लखन माजरे से रोहतक शहर में किसी काम से या दुकान पर आ रहे थे। तीनों की एक्सीडेंट में मौत हो गई। देखो मैं तो ड्यूटी पे था जी, मुझे तो फोन पे ही पता लग गया था कि ऐसे ऐसे हो गया, तो मैं वहाँ से आया हूँ। तो यहाँ से पोस्टमार्टम होके हम ले जाएंगे। पुलिस को सुबह। वहीं हांसी में एक कुएं में भारी मात्रा में दवाइयां मिली हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। सारी दवाइयां सरकारी हैं, दवाइयों की कीमत लाखों रुपए आकी गई है। इस विषय पर आधारित रिपोर्ट देखिए आप। मरीज जब इलाज के लिए अस्पताल पहुंचता है तो डॉक्टर की ओर से लिखी गई दवाइयां अस्पताल के फार्मेसी में नहीं मिलती हैं। बोला जाता है कि दवा खत्म हो गई है, लेकिन वहीं सरकारी दवाइयां कुएं में मिली तो हड़कंप मच गया। देखिए तस्वीरें, कितनी सारी दवाइयां कुएं में फेंकी गई थी जो जरूरतमंद को दी जा सकती थी। ये कुआं गांव मसूदपुर का है, जो कि खेत में बना हुआ है। किसानों को दवाइयां मिली तो उन्होंने तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी। ये सब बड़े बड़े हॉस्पिटलों का भी हाथ है और मतलब ये जो छोटे छोटे अधिकारी अपने आप को डॉक्टर समझ रहे हैं उनका भी साथ है। रात को ये कुआं बिल्कुल खाली करवा दिया गया। अब ये मतलब डिपार्टमेंट के हैं लोग ये वीडियो बनाने से मना कर रहे थे, तो हमने बोला कि भाई मारब कार्रवाई कर दियो, हम मरने के लिए तैयार हैं भाई। मरना तो इस कुआं में भी हमने 5 से 6 फीट इसमें पानी है। उसके बाद इसके जो वेल बैंड होते हैं वो खोलने में पड़ते हैं। ये जो सिरिंज है ना, ये खतरनाक, अगर कोई डॉक्टर अपने पैर में गड़वाता हो तो मैं मेरे घर ले जाऊंगा, मेरे ये पूरी सिरिंज चुबा देना। इससे बड़ा मतलब दुख क्या हुआ किसान का। यहाँ दवाइयाँ पड़ी है, कुआं भरा पड़ा है, रात को ही चोरी होगी, कमाल है। हॉस्पिटल में से दवाइयाँ लोगों को मिलती नहीं, लोग तराई तराई करते घूमते हैं, लोग दवाइयों को ढूंढते, लेकिन दवाइयाँ के कुएं में दवाई डाल के और अब रात को निकाल भी लेंगे। बिल्कुल ये सरकारी गाड़ी आपके सामने ही खड़ी है, इसमें दवाइयाँ लोड करने लग रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि जो बीमार लोग हैं, जिनको जरूरतमंद है, उनको दवाइयाँ मिलती नहीं या कुएं में दवाइयाँ पड़ी हैं। सूचना मिलने पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम सारी दवाइयां कब्जे में ले ली। वहीं SMO का क्या कहना है वो भी सुनिए। सिरिंजेस वगैरह मिले हैं आज, और इकट्ठे में हमें आयरन के सिरप वगैरह और कुछ और दवाइयां भी आज किट वगैरह मिली हैं। ये हमने अपने कब्जे में ले लिया है। अब हम इसकी अकाउंटिंग अब करेंगे अपने हॉस्पिटल में जाकर। दवाइयों की कीमत लाखों में बताई जा रही है। दवाइयां कैसी थी इसकी जांच की जा रही है, लेकिन दवाइयों से कुएं का पानी खराब हो गया। अगर ये पानी कोई पी लेता है तो उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इस तरह कुएं से दवाइयां मिलने से कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर दवाइयां किसने फेंकी? क्या इसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं? बहरहाल जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। हांसी से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए अनुराग सिंह की रिपोर्ट। तो वहीं भिवानी में कोरोना काल के दौरान बंद हुई भिवानी से कालका चंडीगढ़ जाने वाली एकता एक्सप्रेस रेलगाड़ी को अब हरी झंडी मिल चुकी, जिसके बाद क्षेत्रवासियों में काफी खुशी की लहर है। एकता एक्सप्रेस रेलगाड़ी 7 सितंबर से एक बार फिर से पटरी पर दौड़ेगी। इसके लिए रेलवे मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दे दी है। इस विषय पर आधारित आप रिपोर्ट देखें। कोरोना काल के दौरान बंद हुई भिवानी से कालका चंडीगढ़ जाने वाली एकता एक्सप्रेस रेलगाड़ी को अब हरी झंडी मिल चुकी है। एकता एक्सप्रेस रेलगाड़ी 7 सितंबर से दोबारा पटरी पर दौड़ेगी। इसके लिए रेलवे मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। रेलगाड़ी में डिब्बों की संख्या भी बढ़ाए जाने की
बात भी सामने आई है। रेलगाड़ी को हरी झंडी मिलने के बाद लोगों में खुशी की लहर है। 2.5 साल से जो गाड़ी बंद पड़ी थी उसको माननीय रेल मंत्री भारत श्री अश्विनी सैनी ने एवं भिवानी के सांसद रण सिंह रणबीर जी ने एवं रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा जी ने अपने अथक प्रयास किए, जिससे माननीय मंत्री जी ने इस गाड़ी के संचालन हेतु मंजूरी प्रदान की। अब ये गाड़ी 7 सितंबर से भिवानी से अपने पूर्व समय अनुसार 4:30 बजे चल पड़ेगी। रेलवे ने एकता एक्सप्रेस का समय निर्धारित कर दिया है, जिसके तहत रेलगाड़ी सुबह 4:30 बजे चलकर चंडीगढ़ पहुंचेगी। सुबह 11:30 बजे फिर भिवानी आएगी। लॉकडाउन के बाद ये बंद हुई थी, अब ये दोबारा इसका नोटिफिकेशन है, 7 तारीख से स्टार्ट होगी। लोगों को इससे अच्छा फायदा होगा। इंडिपेंडेंट चलेगी अब ये, पहले ही मर्ज होती थी, अब इंडिपेंडेंट चलेगी। यहाँ से सुबह 4:30 चलेगी, रात को 23:30 पे। एकता एक्सप्रेस के संचालन से लोगों में खुशी की लहर है। उनका कहना है कि इससे उन्हें काफी फायदा होने वाला है। पहले उन्हें काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब सफर आरामदायक होगा। जैसे हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और आम आदमी को चाहे सेक्रेटरीट जाना हो, चाहे पीजीआई जाना हो और चाहे हाईकोर्ट जाना हो, उनको पर्सनल गाड़ी लेके जाना पड़ता था, जिससे उनका हजारों रुपए की बर्बादी होती थी। अब जो 100-150 रुपए में आम आदमी चंडीगढ़ आराम से अपना सफर कर। आपको बता दें कि मंत्री वैष्णव ने ट्रेन को 8 अगस्त से चलाने का वादा किया था, लेकिन किन्हीं वजहों से गाड़ी का संचालन नहीं हो पाया, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। भिवानी से रवि जांगड़ा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। चलिए इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।